गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि अपने पास देखो अब बहुत कम टाइम बचा है। अपन ने जो 10th क्लास का मॉडल टेस्ट पेपर आया है उसका सी सेक्शन तक सॉल्यूशन कर लिया था। आज अपन करेंगे सेक्शन डी का सॉल्यूशन। जिसको भी देखना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। देखो, अमल किसे कहते हैं? अपना पहला क्वेश्चन क्या है? अमल किसे कहते हैं? सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अपन ने पढ़े थे अमल और क्षारकों में, अपन ने अंतर पढ़ रखा है। तो अमल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टे हों, वो सब क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। देखो, क्वेश्चनों का जो डिवाइडेशन है वो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो? जिसका पीएच मान कितना होता है? अपन ने पीएच स्केल पढ़ा था, ऐसे 1 से लेकर 14 तक इस पे काउंटिंग होती है। तो जिसका पीएच मान 1 से लेकर 6 तक होता है उसको आप क्या कहते हो? अम्लीय। और 7 पे कोई भी वस्तु क्या हो जाती है? कोई भी उदासीन। और 8 से लेकर 14 तक जिसकी पीएच वैल्यू होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 8 से लेकर 14 तक होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्षारक। ठीक है। अब अपने से क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है? अमल किसे कहते हैं? अमल वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जिनके पीएच का मान 1 से लेकर 6 तक होता है। ये क्या नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो। देखो, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, माय एप्पल इज रेड। एसिड क्या करेंगे? जो अम्लीय होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को कैसा करते हैं? लाल। और जो क्षारक होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्या होता है जब कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है? समझाइए। ये कितने मार्क्स का है? 3 नंबर का है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। आप क्या लिखना शुरू करोगे? जब कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा कौन सी गैस निष्कासित होती है? हाइड्रोजन गैस। देखो, अपन ने डायग्राम से इस तरह से समझा था। इसमें आप क्या डालो? जिंक सल्फेट। देखो, H2SO4। इसके साथ आप किसकी अभिक्रिया करवा सकते हो? जिंक की, क्योंकि जिंक क्या है? मेटल। आपको ये भी देखना है कि अगर जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती, वो आपको देखना है। आपको लिखना क्या है कि जब कोई भी अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो वो एक कंपाउंड बना लेता है तथा हाइड्रोजन गैस को निष्कासित कर देता है। जैसे फिर आपको एग्जाम्पल इस तरह से लिखना है। उसके बाद ये रिएक्शन लिखनी है और ये डायग्राम भी बनाना है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करोगे? निष्कासित करोगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अपन इसमें डायग्राम भी बना देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो, इसमें अपन को क्या लिखना है? इस डायग्राम को अपन अच्छे से बनाते हैं। ये अपने पास क्या हो जाएगा? साबुन का विलयन। इस तरह से एक प्रश्नावली लेनी है, इसके साथ में ये इसका स्टैंड बना दो। इस प्रश्नावली के अंदर आपको क्या दिखाना है? जिंक के दानेदार टुकड़े। इस तरह से डायग्राम बनाना है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का दिया हुआ है और
इसके साथ ही इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और इसके साथ ये भी लिख लेना, इसको क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, और बहुत बार पूछा, आगे भी पूछा जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अपन क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा। जिंक के दानेदार टुकड़े, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से एक परख नली बनाते हैं अपन, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी, ठीक है। ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो अपने पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। कोई भी धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो हमेशा हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगी। इसका पता कैसे लगेगा अपने को, देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिया, साबुन का विलयन, और जब ये गैस ऐसे बुलबुले से उठेंगे, जब इसके पास अपन जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, ठीक है, ये मोमबत्ती थोड़ी ज़्यादा सुंदर बन गई है, जब इसके पास आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो ये फट फट की ध्वनि के साथ जलती हुई दिखाई देगी। और जब भी कोई गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है तो वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, पहले लिखना है कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करती है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है ताकि अपने मार्क्स कहीं भी कट ना हो। आगे देखो, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है। देखो, एक होते हैं धातु ऑक्साइड और एक होते हैं अधात्विक ऑक्साइड। तो हमेशा धातु अधात्विक कौन से होते हैं, जो गैस होते हैं, ठीक है, जितनी भी गैसेज होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, अधात्विक। तो उनकी प्रकृति कैसी होगी, अधात्विक। ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम, अम्लीय। ये ट्रिक है जिसे आप भूलोगे नहीं। और जितनी भी धातु होती हैं ये अधात्विक ऑक्साइड, इसी के साथ आप लिख लो कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसे होगी, क्षारीय। एक एक नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ भी एक नंबर का ही दिया है, तो सिर्फ आपको ये लिखना है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। उसके पास क्या पूछा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखिए। तो अपन को क्या लिखना है, इसका पहले सूत्र लिखना है, उसके बाद विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इसके नीचे फिर इसका नाम लिख दो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोलोगे इसको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर क्या लिखना है, इसके 3 उपयोग। इस तरह से आप उपयोग लिखोगे और उसके नीचे 1 बाय 1 ऐसे लिखोगे। किसमें किया जाता है, कपड़ों के ब्लीच करने के काम आती है, और जो लेडीज चेहरे पे ब्लीच करते हैं उसमें भी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्योंकि ये उस कलर को चेंज कर देती है। दूसरा, रासायनिक उद्योगों में भी इसका काम, रासायनिक उद्योगों में एंटीऑक्सीकारक काम में ली जाती है। एक निस्संक्रामक के काम में भी ली जाती है। तो देखो, 1 नंबर का अपना क्या हो गया, इसका रासायनिक सूत्र, और इसका अपन ने रासायनिक नाम भी लिख दिया। अपने नंबर कहीं से भी एग्जामिनर कट नहीं कर सकता। उसके बाद आपको क्या लिख देने हैं, इसके उपयोग लिख देने हैं। ब्लीच करने के काम आती है, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के काम आती है, निस्संक्रामक के काम भी ली जाती है। अमाशय से अगला क्वेश्चन देखो, अमाशय से कौन सा अम्ल
निकलता है। तो कौन सा अम्ल निकलता है? HCl। देखो अमाशय के जितने भी एंजाइम्स दिए हुए हैं वो आप लोग लर्न कर लेना। अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, इसके साथ पेप्सिन होता है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से वर्क में लिए जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, कभी वन वर्ड में पूछ लिए जाते हैं तो कभी लॉन्ग टाइप में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न होने चाहिए। देखो ठीक है, देखो अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, तो कौन सा अम्ल निकलता है अमाशय से? HCl, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, ये लिखना है क्योंकि अपने वन वर्ड में यही क्वेश्चन पूछा। उसके बाद देखो अमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखिए। एक कार्य आप क्या लिखोगे, इसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे लिखोगे वो बता रही हूँ मैं आपको। अमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखने, पहला कार्य कौन सा हो जाता है? अपने भोजन के साथ जितने भी सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उनको मारने का काम करता है। जितने भी सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उनको दूसरा अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इससे आगे क्या पूछा, देखो क्या होगा यदि अमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं हो, समझाइए। तो क्या होगा, अगर अमाशय के अंदर श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा तो भोजन लसलसा नहीं रहेगा और पेप्सिन एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। अगर पेप्सिन जब तक HCl श्लेष्मा का स्राव नहीं करेगा तो अपना भोजन क्या हो जाएगा, लसलसा ही नहीं रहेगा। और जब तक उस पेप्सिन को, जब HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्टिवेट किसको करता है? पेप्सिन को, ताकि वो जितने भी प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं उनको कंज्यूम कर सके, उनको छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ सके जिनको अपनी बॉडी पचा सके। तो ये इसके बाद देखो पहले इसका नाम लिख दिया आपने, उसके बाद इसके 2 कार्य लिख दिए, उसके बाद इसका आंसर भी लिखना है। यदि अमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट नहीं रहेगा, एंजाइम सक्रिय नहीं होगा। और जब तक पेप्सिन एंजाइम सक्रिय नहीं होगा तो जितने भी प्रोटीन के कण हैं या जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अपने पास आए हैं वो छोटे छोटे अमीनो अम्लों में नहीं टूटेंगे। अमीनो अम्लों में नहीं टूटेंगे तो अपना अमाशय उसको पचा नहीं सकता। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब देखो जितने भी अमाशय के एंजाइम्स हैं वो मैं आपको यहीं लिखवा देती हूँ, आप उनको भी साथ में लिख लो और लर्न कर लो क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लाला रस, या इसको आप क्या बोल सकते हो, एमाइलेज, और कई बार इसका नाम क्या दे दिया जाता है, टाइलिन। पहला एंजाइम हो गया, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा अमाशय में एंजाइम कौन कौन से हैं? HCl और पेप्सिन। HCl के कार्य लिख लिए, पेप्सिन के कार्य भी लिख लेना। फिर अग्नाशय, अमाशय के बाद किससे एंजाइम आते हैं अपने पास? अग्नाशय से। अग्नाशय के एंजाइम कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल में तोड़ता है जिसके कारण वो छोटे छोटे गोलिकाओं में छोटी छोटी पार्टिकल्स में टूट जाएगा और अपनी बॉडी शुद्धांतर उसको पचाने के काम में लेती है। ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ठीक है, देखो एक एमाइलेज ये है जो लार ग्रंथि में पाया जाता है, जो अपने कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार ग्रंथि से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। ये आंतरिक एमाइलेज होता है जो बड़ी वसाएं होती है उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? पित्त रस का
स्राव कहाँ से होगा? यकृत से होता है। और क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ लिया जाता है कि उसका भंडारण कहाँ होता है, तो उसका भंडारण हमेशा कहाँ होगा? पित्ताशय में। ये ध्यान रखना आपको, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हर बार पूछ लिया जाता है। पित्त रस का स्राव होता कहाँ है? यकृत से, लेकिन उसका भंडारण कहाँ किया जाता है? पित्ताशय के अंदर। तो ये आपको एक साथ लिख लेना, ताकि वन वर्ड में जो भी क्वेश्चंस आए इस चैप्टर से वो अपना एक भी क्वेश्चन गलत न हो। उसके बाद देखो, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया, ये भी देखो। अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाइए। अमीबा, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, एक ही कोशिका से अपना जनन, उत्सर्जन, सारे काम एक ही कोशिका से करते हैं। श्वसन करना, उत्सर्जन करना, जनन करना, सब एक ही कोशिका से करेंगे। वो कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, अपन किस में आएंगे? बहुकोशिकाओं में। अपने पास अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग तंत्र होते हैं। उसके बाद इसकी पोषण विधि कौन सी होती है? भक्षण विधि, जिसको अपन क्या बोलते हैं? होलोजोइक। क्योंकि ये एक ही साथ अपने भोजन को ले लेता। इसकी आकृति कैसी होती है? अनियमित, क्योंकि ये अपनी आकृति को बदलती रहती है। जैसे ही देखो, अब सचित्र अपन इसका चित्र बनाते हैं। इस तरह से अमीबा होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? केंद्रक। अब देखो, जैसे ही मान लो इसको यहाँ पे क्या दिखे? भोजन के कण दिखाई दिए। ये इसके क्या होते हैं? उत्पाद। तो जैसे ही इसको ये भोजन के कण दिखाई देंगे, भोजन के कण, जैसे ही ये इसको भोजन के कण दिखाई देंगे, ये अपने उत्पाद को इस तरह से इनके पास ले आएंगे। ये क्या है? न्यूक्लियस। उसके बाद इस भोजन के कणों को ये अपने अंदर ले लेती है। और इसके साथ साथ इसका केंद्रक जरूर बनाना है भाई। ये क्या है? इसका केंद्रक। अब इसने क्या किया? इस भोजन के पार्टिकल्स को अंदर ले लिया। इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो इस भोजन को पचित कर लेता है और उसके बाद ही क्या कर देते हैं? उसका उत्सर्जन कर देते हैं। क्लियर? इस तरह से आपको पूरा डायग्राम बनाना है। उसके बाद इसका आंसर आपको लिखना है, तो अपने नंबर कहीं से भी कट नहीं होंगे। क्लियर? देखो, ठीक है बेटा, लिख लिया। देखो, उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं इसके साथ? पहले इसने क्या किया? अंतःग्रहण। भोजन को क्या किया? अंतःग्रहण किया। उसके बाद उसका पाचन। उसके बाद क्या किया? उसका अवशोषण। और उसके बाद क्या किया? उसको आत्मसात। और उसके बाद उत्सर्जन। इस तरह से आपको पूरा लिखना है। पहले जैसे ही इसको भोजन दिखाई देगा, अपने उत्पादों को बढ़ाएगी और उन एक खाद्य रिक्त का बनाएगी, उन खाद्य गुणों को अपने अंदर ले लेगी। तो ये किसको अपन क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण करना। उसके बाद लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम, उसकी सहायता से उसका पाचन कर लेगी। पाचन करने के बाद अवशोषण कर लिया जाता है, फिर उसको आत्मसात कर लिया जाता है, उसके बाद उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। इस तरह से आपको पूरी सीक्वेंस इसकी लिखनी है। अधात्विक, विरंजक, अमीबा, अमाशय में, और हो गए सारे क्वेश्चंस। आगे देखो, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं विद्युत परिपथ?
जिस परिपथ के अंदर चालक तार हो, स्विच लगा हो और अपने पास लाइट हो, उसको अपन क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर तार हो, देखो बेटा, परिपथ जिसके अंदर स्विच लगा हो, तार लगा हो, बैटरी लगी हो, वो क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ। जिस परिपथ में बैटरी, तार तथा स्विच लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं? कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, इनसे क्या दे दी अपने पास? विद्युत धारा 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आई निकाल लें। फिर अपने पास क्या दिया है? टाइम। टाइम कितना हो गया? 10 मिनट्स। अब इस 10 मिनट्स को अपन किस में चेंज कर लेंगे? सेकंड में। 10 × 60, तो अपने पास कितने सेकंड आ जाएंगे? 600 सेकंड। उसके बाद अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? निकालना क्या है अपने को? Q। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? Q निकालना है, I = Q/T। ये फॉर्मूला होता है। तो Q को इधर लेके आओगे तो I कहाँ चली जाएगी? वहां। Q = I/T। ठीक है, तो Q = I × T। अब I का मान, विद्युत धारा का मान कितना है अपने पास? 0.5। और T का मान कितना दिया हुआ है? इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 × T कितनी है अपने पास? 600। 0 से 0 कट कर देंगे और ये अपने पास कितना आ जाएगा? 130 कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्लियर? आगे देखो, प्रतिरोध किसे कहते हैं? ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अपना मॉडल टेस्ट पेपर पूरा हो जाएगा। इसी तरह से अपन वीडियो बनाते रहेंगे। मैं जितने भी आपके सेकंड थर्ड जितने भी चैप्टर दिए हैं उनका एक क्विक रिवीजन करवाऊंगी आपको। कल से वो वीडियो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप लगातार इस चैनल पे जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखो, प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी भी चालक तार के अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसको विरोध किया जाता है, और उस विरोध को अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध। विरोध उत्पन्न किया जाता है और उस विरोध को आप क्या कहोगे? प्रतिरोध। क्लियर? फिर अपने से क्या पूछा है? किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो किन किन चीजों पे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? R। इसका R SI मात्रक क्या होता है? ओम, जिसको अपन इस तरह से निरूपित करते हैं। ठीक है, कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध का SI मात्रक लिखो, तो आप क्या लिखोगे? ओम, जिसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखो, R = रो। R समानुपाती रो, बाद में लिख L और A। ठीक है, ये पूछ रहा है कि किस किस पर इसका प्रतिरोध निर्भर करता है, अपने को ये बताना है। ठीक है, R समानुपाती, इसको अच्छे से लिखते हैं, R = L/A।
इससे अपन इसकी निर्भरता डिपेंड करेगी। तो अब आर इसका जब समानुपाती का साइन आप हटाओगे तो क्या आता है, रो एल अपॉन ए, इस तरह से अपन लिखते हैं। इसका SI मात्रक क्या हो गया, ओम। अब देखो अगर ये क्या होता है, प्रतिरोधकता, इस रो को अपन क्या लिखते हैं, प्रतिरोधकता। अब ये प्रतिरोध, अब देखो जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसकी क्या बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी। तो किस किस पे डिपेंड करेगा, ए क्या होता है उसकी अनुप्रस्थ काट। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, इससे आपके सारी निर्भरता याद हो जाएगी। तो किस पे करता है, चालक तार की लंबाई पे। चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोधकता भी उतनी ही, प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ही उसकी अनुप्रस्थ काट बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम होगा तो अनुप्रस्थ काट ज्यादा हो जाएगी। अनुप्रस्थ काट और प्रतिरोधकता क्या होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई क्या होती है इसके समानुपाती। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो अपने को आंसर में क्या लिखना है कि तार का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो आप पहला क्या लिखोगे, तार की लंबाई पर। दूसरा, वो किस मटेरियल से बना होता है, तार किस मटेरियल से बना है। और तीसरा अपन क्या लिखेंगे, उसकी अनुप्रस्थ काट पर। ठीक है, इस तरह से अपना मॉडल टेस्ट पेपर पूरा हुआ। लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार और स्नेह बना रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।